हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि दो चरणों में होती है। नंबर 1 प्रकाश क्रियाएं, नंबर 2 अंधकार क्रियाएं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया में से प्रथम कुछ क्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही यह क्रियाएं होती हैं। इन्हें प्रकाश क्रियाएं कहते हैं। इन्हें हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इन्हें हिल क्रियाएं भी कहते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं इसके बाद जिनके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ऐसी अभिक्रियाओं को प्रकाश अनिर्भर अभिक्रियाएं या अंधकार अभिक्रियाएं कहते हैं। यह एक चक्रण के द्वारा होता है। इस चक्रण का पता केल्विन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, इसीलिए इसे केल्विन चक्र कहते हैं। अब देखें पहले प्रकाश अभिक्रियाएं क्या है। पहली बात ये, जो प्रकाश अभिक्रियाएं हैं वह क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में क्लोरोफिल के अणु जल का प्रकाश विद्युत अपघटन करते हैं। प्रकाश क्रिया में क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में क्लोरोफिल के अणु होते हैं, यानी प्रकाश क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। ग्राना के थालकायड पर क्लोरोफिल के अणु होते हैं। यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और उस रासायनिक ऊर्जा की सहायता से इलेक्ट्रॉन निकाल करके जल का विद्युत अपघटन करते हैं। ऐसे H आयन और OH आयन में बदल देते हैं। फिर ये OH आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, H2O और O2 बना देता है तथा इलेक्ट्रॉन के अणु बाहर निकल जाते हैं। फिर दूसरे चरण में ADP से इलेक्ट्रॉन लेकर के ATP का निर्माण हो जाता है। फिर तीसरे चरण में जो NADP है, यह हाइड्रोजन को लेकर के NADPH में बदल जाता है। NADPH में बदल जाता है। इस प्रकार से ये सारी अभिक्रियाएं होती हैं। मुख्य है, पहली बात यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है। इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में चूंकि ADP से ATP का निर्माण करते हैं, तो इसी को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। पॉइंट इतना ही आपको पढ़ना है। सूर्य के प्रकाश में पत्तियों पर जब पड़ती हैं तो पत्तियों के कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पर क्लोरोफिल के अणु उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और उस रासायनिक ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन की सहायता से जल के अणु का प्रकाश विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं।
हाइड्रॉक्सिल आयन पुनः जल का अणु बना देता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है तथा उससे इलेक्ट्रॉन भी मिल जाता है। फिर उसी इलेक्ट्रॉन की सहायता से एटीपी में फास्फेट अणु जुड़ करके एटीपी का निर्माण करता है। इसी घटना को हम फोटोफास्फोरिलीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन आयन एनएडीपी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट नामक जो हाइड्रोजन ग्राही है कोशिकाओं में, यह हाइड्रोजन को ले लेता है और इलेक्ट्रॉन की सहायता से NADP/2H में बदल जाता है। अब बच्चों यही ATP और NADP/2H अंधकार प्रक्रिया में पहुंचेगा और तब वहां पर केल्विन चक्र के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होगा। अब हम देखें कि अंधकार प्रक्रिया में क्या होता है। अंधकार प्रक्रिया में देखें क्या होता है। अंधकार अभिक्रियाएं जिनके लिए प्रकाश आवश्यक नहीं है, इसे मैगल केल्विन ने इसका पता लगाया था, इसलिए इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं। इसमें एक चक्र होता है। चक्रण बहुत डिटेल है बच्चों, उसको आप इंटर में पढ़ेंगे, यहाँ हाई स्कूल में साथ में ही जाने। दूसरे अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। ध्यान रखें, इसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो NADP है वो पहले से वहां पर रिबुलोज बाइफास्फेट RUBP उपस्थित होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के यह PgAl में बदल जाता है और साथ ही NAD/2H लेता है और PgAl में बदल जाता है। फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। फिर ये PgAl कार्बन डाइऑक्साइड आदि को लेकर के ATP को लेता है और ATP आदि लेकर के फिर एक श्रृंखला के द्वारा C6H12O6 का निर्माण कर देता है और फिर एक उत्पादन कर देता है। इस तरह से रिबुलोज बाइफास्फेट केल्विन चक्र में PgAl का उत्पादन करता है और PgAl के 12 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 12 अणु, जिसमें से 2 अणु ग्लूकोज के निर्माण में खर्च होते हैं। शेष 6 अणु जो है 2 अणु यहाँ आकर निर्माण कर दिए और शेष 6 अणु RUBP के पुनः उत्पादन में खर्च हो गए। इस तरह से अंधकार प्रक्रिया में, यह भी एक लंबी प्रक्रिया है बच्चों, इसमें लगभग 20 समीकरण हैं, लेकिन आपके कोर्स में इतना है। चक्र में पहले से उपस्थित RUBP कार्बन डाइऑक्साइड NADP/2H लेकर के
लेकर के वो विभिन्न क्रियाओं के बाद PgAl का निर्माण करता है। PgAl के 12 अणुओं में से 2 अणु कई क्रियाओं के बाद ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। शेष 6 अणु फिर रिबलोज बाइफॉस्फेट की पुनः उत्पत्ति करते हैं। इस तरह से ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि पूर्ण होती है। अब आप देखें प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, प्रकाश संश्लेषण का महत्व इस पृथ्वी पर बहुत अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कुछ घंटों के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण पृथ्वी पर बंद कर दी जाए तो संपूर्ण पृथ्वी से संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्यों बेटा? कि भोजन की प्राप्ति होती है सभी जीव को जो परपोषी हैं, उनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन जो मिलता है वह प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से वह पौधों से ही मिलता है। जैसे शाकाहारी लोग डायरेक्ट पेड़ पौधे, उनके फल फूल, तना, पत्ती, जड़ आदि खाते हैं तो सीधे वो कहाँ से तना बना भाई? पौधे का जड़ कहाँ से बना? फल कहाँ से आया? पौधे ने प्रकाश संश्लेषण किया, प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज से विभिन्न उत्पाद बने, पौधे ने अपने शरीर में संग्रहित किया और हम लोग उसके काट के खा गए। इस तरह हमको डायरेक्ट वनस्पतियों से भोजन मिल गया। लेकिन परोक्ष रूप क्यों कहा गया? क्योंकि यदि उस पेड़ पौधे को बकरी ने खाया तो बकरी के शरीर में वह भोजन पदार्थ संचित हो गया, फिर बकरी को किसी मनुष्य, जानवर या शेर ने खाया तो वह भोजन बकरी के शरीर से फिर उस शेर के शरीर में पहुंचा, तो शेर को मिलने वाला भोजन परोक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त हुआ, क्योंकि बीच में एक कड़ी बकरी आ गई। इस तरह से कोई भी जीव हो जो परपोषी है वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर है, और ये पेड़ पौधे भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं संसार के समस्त जीवों को भोजन प्रकाश संश्लेषण से ही प्राप्त होता है, क्योंकि पेड़ पौधे तो सीधे अपना हरे पौधे बना ही लेते हैं प्रकाश संश्लेषण से भोजन, परंतु जंतु जो हैं वो पेड़ पौधों को सीधे खाकर या पेड़ पौधे को खाने वाले जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, प्राणवायु ऑक्सीजन की प्राप्ति, प्राणवायु O2 की प्राप्ति। बच्चों, नेचर में कोई ऐसा साइकिल नहीं है, कोई ऐसा चक्र नहीं है जो ऑक्सीजन उत्पादित करके वातावरण में मिलाता हो। केवल और केवल मात्र एक ही प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, जिससे ऑक्सीजन बनती है और वह बनी हुई ऑक्सीजन वातावरण में मिला दी जाती है, और इसी ऑक्सीजन का उपयोग विभिन्न प्राणी अपने श्वसन कार्य में करते हैं। तो हुआ ना ऑक्सीजन प्राणवायु। किसी को अगर ऑक्सीजन ना मिले श्वसन में तो कैसे, उसकी सांसें बंद, उसके शरीर में ऊर्जा उत्पादन बंद, उसकी मृत्यु। इसीलिए इसे प्राणवायु कहा गया कि यह प्राणवायु ऑक्सीजन केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण क्रिया से प्राप्त होती है और कोई दूसरा साधन नहीं है। तीसरा, वायु का शुद्धिकरण। आप हमेशा सुनते हैं पेड़ लगाओ वातावरण गंदा हो रहा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? पेड़ लगाओ वातावरण दूषित होता जा रहा है। अरे भाई, जितनी गतिविधियां आप करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, पेट्रोलियम जलाते हैं, आप श्वसन करते हैं, सारी क्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन ये निकलने वाली जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयोग कर लेते हैं और उसके बदले हमें प्राणवायु, स्वच्छ वायु ऑक्सीजन देते हैं। इस तरह से वायुमंडल के प्रदूषण का शुद्धिकरण भी हो जाता है। बेटा, तीनों के तीनों घटनाएं
इतनी इम्पॉर्टेंट है जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि यदि कुछ घंटों के लिए पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद हो जाए तो समस्त जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्राणवायु ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट चैप्टर से हम जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे, जो आपको शायद पढ़ाया भी जा रहा है, उसका कुछ ही पिक मिल रहा है। धन्यवाद।